कविता देखिए छात्रों की भावनाओं का परिष्करण करती है। जैसे जैसे आप काव्य का मौखिक रूप से या लिखित रूप से उसको पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, काव्य कविताएं पढ़ेंगे अनेक कवियों की, कवित्रियों की, तो उससे क्या होगा, आपकी भाषा, भावनाएं परिष्कृत होंगी। पढ़कर भी ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप देखकर ही परिष्कृत होते हैं, पढ़कर भी होते हैं कई बार, है ना। उनमें शक्ति और साहस के भाव पैदा कर उनको उत्तम और उत्कृष्ट बनाती है। जैसे कैसे उत्तम और उत्कृष्ट शक्ति और साहस कैसे उत्पन्न करेगी? शाबाश, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़। तो क्या हो रहा है, वीरता का संचय हो रहा है। और वीरता का संचय, वीरता कौन से रस का स्थायी भाव है? वीर रस का, है ना। तो साहस अभी आ रहा है। सौंदर्य के माध्यम से सत्य की अनुभूति, सौंदर्य के माध्यम से सत्य की अनुभूति भी होती है। जैसे प्रकृति के सौंदर्य से सत्य की अनुभूति होती है हमें। जैसे अगर हम एजुकेशनल टूर पर ही अगर हम जा रहे हैं, शैक्षिक भ्रमण पर, और वहाँ पर हमें प्रकृति का दर्शन करा जा रहा है, तो उस समय बहुत कुछ सत्य की अनुभूति होती है। विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए काव्य की, देखिए, है ना। कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? कविता में भावना, कल्पना, बुद्धि पक्षों का समावेश होता है ना। जैसे कवि वहां पहुंचता है जहां सूर्य भी नहीं पहुंचता। कहते ना, जहां पहुंचे कवि वहां ना पहुंचे रवि, है ना। कि मतलब कवि की कल्पना यहीं बैठे बैठे अमेरिका, चीन, लंका, जापान कहीं भी पहुंच सकती है ना। लेकिन सूर्य इतनी देर में नहीं पहुंचेगा। आपने देखा भी होगा कि मन बहुत तेज दौड़ता है व्यक्ति का, है ना। जैसे मान लीजिए व्यक्ति इतनी दूर नहीं जा सकता चाहे प्लेन से जाए, लेकिन मन इतनी देर में हमारा क्षण में यहाँ है और क्षण में दिल्ली पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, है ना। तो मन की गति अथाह होती है, वही भावनाओं की गति भी अथाह होती है, कल्पनाओं की भी होती है। अभी हम सोच रहे हैं यहाँ पर बैठे, अरे क्या है क्लास में, अरे फिर क्षण में सोच रहे हैं हमारी बहन अमेरिका में क्या कर रही होगी इस समय। सोचते हैं, देखिए मन है हमारा, है ना, कल्पना कर रहे हैं हम, है ना। सौंदर्य, बुद्धि पक्ष, बुद्धि पक्ष कहाँ होता है? जैसे काव्य में हम भाषा शैली का देखते हैं कि कौन कौन सी भाषा, कैसी भाषा है, या कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया गया है। मतलब भावना और कल्पना, है ना। भाषा शैली, भाव पक्ष और कला पक्ष। कविता में रस, अलंकार, लय, ध्वनि, सौंदर्य का संकेत होता है। अलंकार का कैसा होता है? सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है कि सारी ही कि नारी है कि नारी की सारी है ना। यही नहीं पता पड़ रहा, मतलब संदेह हो रहा है कि साड़ी में नारी है कि नारी में सारी है ना। अलंकार का प्रयोग देखिए। ले अभी आपने देखा ही। ध्वनि जैसे कौन सी ध्वनि है? जैसे क्या है उनकी कविता है चहक रही चिड़िया टीवी टीवी टुट 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 टुट, है ना। ध्वनि सामने देखिए। इसमें कविता में विवेक के साथ कल्पना का भी प्रयोग होता है, मतलब विचार और कल्पना का सामंजस्य। कविता के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? देखिए, भावात्मक, ज्ञानात्मक पक्षों का विकास होता है, सौंदर्य अनुभूति प्रवृत्तियों का विकास होता है। अगर किसी वीरता की कविता हम पढ़ रहे हैं तो देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भी भावना का उदय होता है। मानवता का भाव विकसित करती है। मानवता तो भाव विकसित करेगी, है ना। जैसे आप कहते हैं ना, श्वानों को मिलता दूध यहाँ, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठुठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो ये देखिए मानवता का, मतलब उन्होंने एक ऐसे वर्णन किया कि एक अमीर घर है और एक गरीब घर है। मतलब अमीर घर में कुत्तों को भी दूध और बिस्किट मिल रहे हैं, और एक गरीब घर है कि बच्चे को दूध तक नहीं मिल रहा है। तो राष्ट्रीय भावना का भी उदय हो रहा है और मानव का भी चित्रण हो रहा है। काव्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य। वैसे बच्चों देखिए, हर कविता में अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, लेकिन जहां पद्य शिक्षण की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे उद्देश्य देखने पड़ते हैं कि किसी कविता में
कौन सा विशिष्ट उद्देश्य निहित है और किस कविता में कौन सा होगा, है ना। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इतने सारे दिए हुए हैं आपको। जैसे देखिए, विद्यार्थी में सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना, है ना। दूसरा, विद्यार्थियों में कवि के भावों व विचारों तथा प्रतिपादन शैली का ज्ञान कराना, काव्य के सही स्वरूप का ज्ञान कराना। और कविता ऐसी भी हो सकती है कि नैतिक और चारित्रिक विकास भी कर सकती है। मतलब हर कविता में किसी न किसी एक इसमें से उद्देश्य निहित होगा हर कविता में।